नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है, बल्कि जितने सारे टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने कवर किया है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। कुछ प्रश्न को हम लोग आज हल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एक प्रश्न हल करने का प्रैक्टिस भी साथ साथ हो सके और आने वाले दिनों में आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने का जज्बा रख सकें। तो समय को ज़्यादा नष्ट न करते हुए हम क्वेश्चन को बनाने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। यानी हमारा जो आकाशगंगा है उसका एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है ये बताना है। 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष। आप आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा, आप कमेंट करके आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 करोड़ वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। एक निश्चित आकृति में यानी एक फिक्स फिगर होता है आसमान में तारा का, उसके समूह को हम क्या कहते हैं। यह हमने पिछली क्लास में बताया था, आप बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप कमेंट कर आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर है नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। यानी कौन ऐसा ये ऑप्शन में से है जो हमारे सौर मंडल में स्थित नहीं है। आप आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका, क्या हो सकता है। तो आंसर है निहारिका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी सूर्य के अंदर ऊर्जा कहाँ से आता है इसको बताना है। तो आप बता सकते हैं, यह हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। इसका आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय संलयन होते रहता है, जिससे ऊर्जा मिलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है उसको क्या कहते हैं। मंगल, बुध, नेपच्यून या प्लूटो। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग कितना। तो आप आंसर बता सकते हैं। सन से प्रकाश जब आता है तो पृथ्वी पर कितने समय में आ जाता है ये बताइए। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। यानी पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। आप आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये हमने पिछली क्लास में ये सब क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसका आंसर होगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। यानी पृथ्वी से कोई वस्तु को यदि हम चंद्रमा पर लेकर जाएं तो क्या होगा, उसके भार में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है।
ऑप्शन सी, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है, यानी भार खत्म ही हो जाता है। और ऑप्शन डी, उसका भार बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, चंद्रमा के बारे में यदि आपको बता दें तो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से यानी गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 होता है। यानी आपका यदि मतलब देखिए, आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। यदि आपका वजन यहाँ पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर आपका वजन 10 केजी हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा 60 केजी का। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के अंदर जो है द्रव्यमान कम होता है, और द्रव्यमान कम होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से उसका मतलब उसके ऊपर भार भी कम होगा किसी वस्तु का। ठीक है, तो इसका आंसर हो सकता है उसका भार घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है तो किसका है? किस ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, शनि का या बृहस्पति का? हमने पिछली क्लास में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हम जब क्लास ले रहे थे तो ये सारा क्वेश्चन बताए हैं। शनि का, यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के लगभग सेम मतलब अक्ष उसका झुका हुआ है? कौन ऐसा ग्रह है? देखिए, पृथ्वी का जो झुकाव है अपने अक्ष पर वो 23.5 डिग्री का होता है, तो उसके आसपास कौन सा ग्रह का झुकाव है आप बता सकते हैं? हमने कल बताया था मंगल ग्रह का झुकाव जो है 25 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मंगल के विषय में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यानी IAU के द्वारा 2006 में किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो या जुपिटर? इसका आंसर है प्लूटो। हमने पिछले क्लास में इसको भी डिस्कस किया है, आप क्लास को जाकर देख लें, बार बार कह रहे हैं ताकि आप जो है इस सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द यानी सूर्य के चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रह लेता है समय? यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं बृहस्पति इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को समझते हैं। पहला स्टेटमेंट है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र जनरली इसको इंग्लिश में ब्लैक होल कहते हैं। एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसको हम दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। और कथन आर है यानी स्टेटमेंट दूसरा है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है, मतलब इतना मजबूत होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। यानी ब्लैक होल जो है प्रकाश को भी अपने अंदर ही समा कर रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता। ये हमने पिछली क्लास में ये सारे चीज़ डिस्कस किए हैं ब्लैक होल के बारे में, आप क्लास को देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, ब्लैक होल के पास इतना ज़्यादा मास होता है, इतना ज़्यादा द्रव्यमान होता है कि उसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ से कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु वहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो प्रकाश कहाँ से आएगा? और प्रकाश नहीं आएगा तो हम उसको दूरबीन से कैसे देख सकते हैं? क्योंकि लाइट रहेगा तभी तो हम दूरबीन से देख पाएंगे, लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पड़ेगा तभी तो
तो यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों सही है। यहाँ पर बता रहा है उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये सही बात है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रकाश बच के नहीं निकलता, इसीलिए तो हम दूरबीन से नहीं देख पाते। प्रकाश वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास नहीं आता, तो हम दूरबीन से नहीं देख पाते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, यानी असंभव है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है शुक्र ग्रह पर जीवन होना। और कथन दूसरा है, इसमें बता रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसका स्टेटमेंट दोनों सही है या गलत है। देखिए, हम ये सारे चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कह रहा हूँ, पिछले क्लास में हम ये सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। उसके वायुमंडल में लगभग 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। वो इतना गर्मी होता है कि कोई भी जीव शायद सहन नहीं कर सकता। तो वहाँ पर जीवन संभव कहाँ से हो सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा। ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा। यहाँ पर लिखा है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये सही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत की चर्चा कीजिए और इसी के पक्ष में होयल की परिकल्पना पर भी चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है, उसके बारे में डिटेल आपको बताना है। और होयल जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में, यानी कि इसी के मिलता जुलता क्या थ्योरी दिए हैं, उस पर भी चर्चा करना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी मतलब ये टॉपिक को पहले हम जो है क्लियर कर चुके हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ। आप वो क्लास देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल क्या है तथा इसमें पाए जाने वाले जोवियन ग्रहों की विशेषताएं बताइए। सौर मंडल क्या है, यानी पूरे सूर्य का मंडली क्या है, और इसमें जो जोवियन ग्रह होते हैं, हमने बताया था कि एक पार्थिव ग्रह होता है और एक जोवियन ग्रह होता है। तो जोवियन ग्रहों की विशेषता बताना है। यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सब पीसीएस या यूपीएससी के मेंस में। तो आप यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं मेंस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। कौन ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है। ये तो सबको पता है, वैसे नहीं भी पता हो तो हमने फिर बता रहा हूँ कि हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ये मंगल ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है। ब्रह्मांड में सबसे पहली बार कौन सा अणु बना था। यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम हाइड्राइड, आणविक हाइड्रोजन, आर्गन आइसोटोप। आप बता सकते हैं। देखिए, हमने बताया है कि ब्रह्मांड में जब पदार्थ का विस्फोट हुआ था सबसे पहली बार, लगभग 13 बिलियन वर्ष पूर्व, 13 मतलब अरब, ठीक है, 13 अरब वर्ष पहले जब हम जो है पदार्थ का विस्फोट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है ब्रह्मांड में एक पदार्थ था जो विस्फोट हुआ, और उसको विस्फोट होने की वजह से जो है सारा उसके अंदर का जो पार्टिकल है वो बाहर बिखर गया और बहुत ही गर्म था। और धीरे धीरे समय बीतता गया और लगभग 1 लाख साल बाद वो सारा जो है पार्टिकल ठंडा होने लगा, और ठंडा होने की वजह से अपना आकार जो है ग्रहण करने लगा।
और हीलियम और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा जो है पूरे स्पेस में, पूरे अंतरिक्ष में भरे पड़े थे। और फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर जो है हीलियम हाइड्राइड का निर्माण किए हैं। ये सारा चीज़ जो है हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है, आप उस क्लास को देख लीजिए। हम ये बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसके बारे में डिटेल जानिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप रट जाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हीलियम हाइड्राइड का निर्माण तभी होता है, हाइड्रोजन जब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण और हीलियम आपस में मिलते हैं तो हीलियम हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कलंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ भी सौर कलंक यानी सूर्य के अंदर एक कलंक है, जनरली सौर धब्बा इसको कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर इसके संदर्भ में विचार करना है। स्टेटमेंट 1 दिया है कि वे सूर्य के चमकदार हिस्से के विपरीत काले नजर आते हैं, यानी सूर्य जहाँ चमकदार हमको लगता है वहीं पर सूर्य के अंदर ये काला नजर आता है। तो ये सौर के नाम पर तो धब्बा है, सूर्य के नाम पर तो धब्बा है, क्योंकि वो सब चमक रहा है सारा हिस्सा और ये वहां पर काला नजर आ रहे हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही ही लग रहा। वे अपने परिवेश से अधिक गर्म होते हैं, नहीं ये तो गलत है, वे अपने परिवेश में अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, ये हमने फिर बता रहा हूँ, ये हमने डिस्कस कर चुका है ये सारा चीज। वे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में बाधा के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए जनरली सूर्य के अंदर जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी के कारण जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एरिया होता है उसमें जब बाधा होता है तब जाकर जो है सौर धब्बा का उत्पन्न होता है, यानी सौर कलंक की उत्पत्ति होती है। ये थर्ड नंबर ऑप्शन भी सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लिखा है उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। 2 नंबर ऑप्शन गलत है क्योंकि वो अपने परिवेश में ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उल्का पिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, यानी उल्का पिंड का डिफिनेशन कौन सही दे रहा है, इसका बेसिक सा क्वेश्चन है। तो उल्का पिंड किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ को जो पृथ्वी के अंदर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जल के और बाकी जो उसके अंदर का मटेरियल बच जाता है वो पृथ्वी पर गिर जाता है, तब उसका नाम उल्का पिंड रखा जाता है। यह ऑप्शन देखते हैं, किसी पदार्थ का एक भाग जो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता है, ये तो ऑप्शन गलत है, और पृथ्वी पर गिरना है उसको। चमकदार गैसीय पूंछ वाला धूमकेतु, नहीं ये तो धूमकेतु है, पूंछ होता ही नहीं उल्का पिंड का। किसी पदार्थ का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, ये सही है। वह एक ऐसा पदार्थ होता है जो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता और पृथ्वी पर गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जनरली फिर मैं कह रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, उल्का पिंड के बारे में हमने बताया हुआ है पिछले क्लास में। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सारा जो है जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी टॉपिक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, आप रट जाइएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्त में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था, यानी ये किसने बताया था सबसे पहले कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक बड़ा सर्कल के पथ पर घूमते हैं, बड़ा सर्कल का रास्ता पर घूमते हैं, एक ऐसा रास्ता जो बहुत बड़ा आकार का वृत्त का आकार का होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था, गैलीलियो साहब ने या मार्टिन लूथर या कोपरनिकस या जोहान्स केपलर? आप बता सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केपलर साहब। ये क्वेश्चन जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर परिवार के संबंध में कुछ विचार करना है आपको कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, शुक्र और यूरेनस पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करते हैं, यानी शुक्र और यूरेनस ऐसा दो ग्रह है जो पृथ्वी की घूमने की दिशा के विपरीत घूमते हैं, मतलब उल्टा घूमते हैं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है
और शुक्र और यूरेनस जो है पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यानी पृथ्वी क्लॉकवाइज घूमता है और शुक्र और यूरेनस एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। सही बात है, शुक्र सबसे निकट का ग्रह है पृथ्वी का। तो यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन नंबर केवल 1 केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में यानी पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसे ध्रुव तारे को पहचान लिया। उसने जो है ध्रुव तारा को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना अत्यधिक सुविधाजनक होगा। देखिए, सबसे पहली चीज ध्रुव तारा को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट यही है, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही होता है। इसे सप्तर्षि मंडल के द्वारा एक काल्पनिक रेखा खींचकर देखा जाता है। तो ध्रुव तारा जो है, अब ये पहचान लिया है, मतलब इसको उत्तर का ज्ञान हो गया कि उत्तर कौन से साइड में है, उत्तर दिशा का ज्ञान इसको हो गया। तो ये इसको जाना कहाँ है, पूर्व दिशा की ओर। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा, नहीं, ध्रुव तारा तो उत्तर दिशा में है। ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चलेगा, नहीं, उससे विपरीत तो दक्षिण हो जाएगा। ध्रुव तारे की अपने बाई ओर रख कर चलेगा। ध्रुव तारा को यदि अपने बाई ओर रखते हैं, यानी देखिए आप जहाँ भी हैं, आप यदि खड़े होकर अपने हाथ को फैलाकर ये देखने का प्रयास कीजिए कि आपका जो बायां हाथ है वो किस ओर है। बायां हाथ यदि आपका उत्तर की ओर होगा तब जो है आपका मुंह पूर्व की ओर हो जाएगा। तो आप जो है सही दिशा में जाएंगे, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाएंगे तो वो लड़का जो है घर अपना पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चलेगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट बता रहा है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं, जबकि धूमकेतु हिमशीत गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। सही बात है। देखिए, एस्ट्रॉयड जो होते हैं जिसको क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं, ये चट्टानी ग्राहिकाएं होती है, छोटे छोटे पत्थर के बने होते हैं। और धूमकेतु जो है ये बर्फ और गैसों से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये सही है। और नेक्स्ट समझते हैं, मतलब सेकंड नंबर स्टेटमेंट इसमें बता रहा है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं। तो ये तो सही है, बृहस्पति और मंगल के बीच ही एस्ट्रॉयड ज़्यादा हैं, उसी के पथ पर ये सन का चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। ये गलत हो गया, क्योंकि धूमकेतु जो है इसका कोई फिक्स मतलब जगह नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। ये शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। 3rd नंबर स्टेटमेंट है, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पूंछ दर्शाते हैं। देखिए, धूमकेतु को इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं, इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो इसके पीछे पूंछ भी होता है। ठीक है, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाता। ये भी सही है, क्षुद्र ग्रह का पूंछ नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 दोनों सही है। तो यहाँ बता रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। तो पहला सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए, मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है। ये तो सही है, मंगल लाल ग्रह है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है। ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ये भी सही है, एस्ट्रॉयड बृहस्पति और मंगल के बीच ही है, अभी हमने देखा। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है।
और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के यौगिक जैसे मीथेन से भरपूर है। ये भी सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ संभव श्वसन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे गैस जो है मौजूद है, मीथेन है, अमोनिया है। तो यहाँ पर श्वसन तो संभव नहीं है क्योंकि श्वसन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं और शेष बाहरी या जोवियन ग्रह हैं। ये गलत है क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है वो जोवियन ग्रह के अंदर आता है। बुध, शुक्र, मंगल तो पार्थिव ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति जोवियन ग्रह है। यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ये लगभग सही है, पर हालांकि पार्सेक भी एक बड़ा मात्रक है दूरी का। तो यहाँ पर जो है प्रकाश वर्ष जो है क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होता है, लेकिन यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक नहीं है। पार्सेक जो है वो सबसे बड़ा दूरी का मात्रक होता है, जिसमें 3.3 प्रकाश वर्ष का एक मतलब पार्सेक होता है। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है ये सारे चीज़। दूसरा स्टेटमेंट है, एक खगोलीय इकाई धरती और सूर्य के बीच औसत दूरी के बराबर होता है। तो ये तो सही है, खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसी को कहते हैं। यह भी एक दूरी मापक इकाई ही है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 है, एक उप खगोलीय इकाई धरती और चंद्रमा के बीच औसत दूरी के बराबर होता है। ये गलत स्टेटमेंट है, उप खगोलीय इकाई कुछ नहीं होता। तो 3rd नंबर स्टेटमेंट गलत है, 2nd नंबर स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी हो जाएगा क्योंकि 2nd नंबर स्टेटमेंट ही सही है, 1st नंबर भी गलत है। वो दूरी का मात्रक तो है, इकाई तो है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा पार्सेक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सौर धब्बे सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं। सौर धब्बा जो है वो सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ता है। तो ये तो सही है, अभी हमने बताया सूर्य के अंदर ही जो प्रकाश मंडल होता है, जो लेयर होता है सूर्य का, सूर्य के लेयर हमने बताया था 6 लेयरों में डिवाइड करके कि सूर्य का एक केंद्र होता है, एक विकिरण क्षेत्र होता है, एक संवहनी क्षेत्र होता है, एक प्रकाश मंडल होता है जिसको फोटोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, एक क्रोमोस्फीयर होता है और एक कोरोना होता है। तो प्रकाश मंडल के अंदर ही सौर धब्बा यानी सौर कलंक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। तो यहाँ पर बता रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं, सौर धब्बे तीव्र चुंबकीय गतिविधियों के केंद्र होते हैं। ये भी सही है, चुंबकीय गतिविधियों के कारण ही तो सौर धब्बा उत्पन्न होता है। और ऑप्शन नंबर सी, सौर धब्बों किस संख्या में आने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पर आने वाले अवरक्त किरणों की मात्रा सर्वाधिक प्रभावित होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर किस नहीं होना चाहिए था, की होना चाहिए था, सिर्फ सौर धब्बों की संख्या में की होना चाहिए था, यहाँ किस लिख दिया है, ये गलत लिखा हुआ है। सौर धब्बों की संख्या में आने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पर जो अवरक्त विकिरण की मात्रा जो है उस पर सर्वाधिक प्रभावित होता है। यानी देखिए यह ऑप्शन नंबर सी जो बोल रहा है, और सौर धब्बों की संख्या में आने वाली परिवर्तन से पृथ्वी पर आने वाले अवरक्त विकिरणों की मात्रा सर्वाधिक प्रभावित होती है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है क्योंकि यहाँ पर अवरक्त किरण नहीं हो सकता, यहाँ परावैंगनी किरण हो सकता है क्योंकि सौर धब्बा से परावैंगनी किरण आते हैं, अल्ट्रावायलेट रे निकलकर वहाँ से पृथ्वी की ओर आते हैं, तो वो प्रभावित हो सकता है, अवरक्त किरणें नहीं। अवरक्त किरणें इसको इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। और डी देखते हैं, सौर धब्बे अस्थायी नहीं है और ये समय के साथ बदलते और नष्ट होते रहते हैं। ये सही है, सौर धब्बा जो है अस्थायी नहीं होता, ये चुंबकीय गतिविधि के कारण उत्पन्न होता है और फिर उसी के कारण जो है नष्ट भी हो जाता है। तो ये तो
3 ऑप्शन सही लग रहा, ऑप्शन सी सिर्फ गलत है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। ये कुछ गड़बड़ किया इसमें क्वेश्चन में क्या? कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ गलत है, वहाँ अवरक्त किरणें नहीं परावैंगनी किरणें होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर संरचना के अंग हैं? यानी कौन ऐसा है जो सूर्य की संरचना के अंग हैं? निहारिका, फोटोस्फीयर, ब्रह्मांड या एंड्रोमेडा? देखिए, निहारिका तो सौर का जो है हमारे पूरे सौर मंडल में ही नहीं है, तो निहारिका तो गलत हो गया। ये सौर के भाग कैसे हो जा सकते हैं, सूर्य का अंग कैसे हो सकता है? और ब्रह्मांड तो आप समझ रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर है सूर्य, तो उसका अंग ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? ये भी गलत। फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल जिसको कहते हैं हिंदी में, ये सही है। प्रकाश मंडल सूर्य का ही भाग है, अभी हमने बताया सूर्य के लेयर के बारे में, तो उसमें प्रकाश मंडल जो है सूर्य के अंग है। और एंड्रोमेडा, ये जनरली आकाशगंगा का नाम है, दूसरा आकाशगंगा जो हमारे सौर मंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा नाम का जो आकाशगंगा है, ये एक आकाशगंगा है। तो आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें 29 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा कुछ फॉल्ट किया है, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं, आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बता ही रहे हैं ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी को छोड़कर ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। अगर वहाँ पे अवरक्त किरणों की जगह परावैंगनिक विकिरण यदि लिख दें तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इन सारे प्रश्नों का जवाब दिए होंगे और एक बेहतर आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके के प्रश्न जो है यूपीएससी या एसएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम में आते हैं, और आप उस क्वेश्चन को भी देखे होंगे, समझे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो यहीं ड्रॉप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कि कैसा मतलब रहा आज का क्वेश्चन, मतलब आप एक क्या स्थिति में रहे, आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो सका है, ज़रूर बताइएगा।